ओशन। दुनिया में शायद ही इससे ज्यादा कुछ डरावना एग्जिस्ट करता होगा। आई मीन वर्ल्ड की सबसे डिस्टर्बिंग मूवी देखी उतना कुछ फील नहीं होता जितना कि एक ओशन की ब्लैंक फोटो देखकर। एंड इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, वो ये कि हमारा जो ओशन है उसका 80% अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, विच इज क्रेजी। बट उससे भी ज्यादा क्रेजी बात ये है कि जो 20% एक्सप्लोर हो चुका है उसी के अंदर हमने एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर को देख लिया था जिसका साइज ऑलमोस्ट 3 स्कूल बसों के बराबर था। तो पुट यू इन पर्सपेक्टिव, मेरा सर उसकी आंख के बराबर था एंड कहते हैं कि वो बस एक बच्चा था। तो तुम सोच सकते हो कि बाकी के 80% में क्या हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ओशन के सारे डरावने किस्से, बिजार डिस्कवरीज एंड ऐसे वियर्ड शिट क्रीचर्स जो स्ट्रेट आउट किसी एलियन मूवी का हिस्सा लगते हैं। मेरा मतलब इस चीज को देखो तुम। ये तुम्हें कहीं से भी नॉर्मल लगता है क्या? एंड ऐसे ही और भी काफी सारे बैफलिंग ओशन मिस्ट्रीज है एंड इसीलिए लेट मी शो यू द ओशन एनॉमली आइसबर्ग। तो इस आइसबर्ग में ओशन से रिलेटेड सारे वियर्ड शिट्स के नाम कंटेन हैं, जैसे कि मैथोलॉजिकल क्रीचर्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, रेयर फिनोमेना, स्क्रिप्टेड्स एंड ऑफ कोर्स ओशंस मोस्ट टेरिफाइंग इनकाउंटर्स, जहां पर कई सारे केसेस है जिसके अंदर ओशन में रहने वाले सीलर्स एंड सोल्जर्स ने पानी के अंदर एक बहुत ही टेरिफाइंग क्रीचर को देखने का दावा किया है। मेरा मतलब इस टाइटल को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगता है? What you are going to expect from that? And of course, ओशन से रिलेटेड सारे एविडेंसेस एंड कंस्पिरेसी थीरीज जिन्हें देखने और सुनने के बाद तुम्हें ओशन से लिटरली और भी ज्यादा डर लगने लगेगा। एंड ये सब कुछ इस चार्ट के अंदर है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर इस पॉइंट पे तुम्हें पता होगा कि आइसबर्ग चार्ट्स कैसे काम करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, आइसबर्ग दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम लोग सबसे वेल नोन एंड लाइट टॉपिक से होते हुए सबसे लीस्ट नोन एंड डिस्टर्बिंग टॉपिक तक जाते हैं। मतलब टॉप पर सबसे वेल नोन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि क्रैकन, मर्मेड्स, एंड फिर जैसे जैसे हम लोग आइसबर्ग के लेवल्स में डीप जाते रहते हैं टॉपिक्स अपने आप पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग, अननोन एंड इंटेंस होने लगते। वो भी तब तक जब तक हम सबसे टेरिफाइंग टॉपिक तक ना पहुंच जाए। इसलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद है और अगर तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगता है तो स्टिक अराउंड। एंड मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है बिकॉज लेवल्स टोटल 8 है, इसलिए मैं सारे एंट्रीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं इनमें से जो भी मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। बट एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एज ऑलवेज कमरे की लाइट ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा लो एंड आई एम डैम श्योर तुमने इंस्टाग्राम रील्स पर कोई भी 5 मिनट में बनने वाली चीज का ट्यूटोरियल देखा होगा, तो वो बना लो एंड बैठ जाओ एज आई टेक अ डीप डाइव इन ओशन एनॉमली आइसबर्ग। मर्मेड्स उर्फ आदि पुरुष और आदि नारी, ये दरअसल एक मैथोलॉजिकल क्रीचर है जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश होते हैं। वेल मर्मेड्स को लेकर जितने भी एविडेंसेस आज तक कलेक्ट हो पाए थे वो सब के सब डीबंक हो चुके हैं। आई मीन तुमने ऐसी कोई ना कोई इमेजेस इंटरनेट पे फ्लोट होती हुई देखी होगी एंड अगर तुमने इस पर बिलीव किया होगा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लेकिन एक फैक्ट है कि जितने भी कल्चर्स हैं उन सब के अंदर मर्मेड्स के होने का जिक्र हुआ है। ऐसे क्रीचर्स जो पानी के अंदर रहते थे जो हाफ ह्यूमन हाफ फिश थे, या फिर उनका अपीयरेंस टोटल डिफरेंट था बट पर्सपेक्टिव एकदम सेम था। एंड ऑफ कोर्स 80% अभी भी बाकी है, तो क्या पता पानी के अंदर कहीं पर उनकी पूरी कॉलोनी रहती होगी, बट हमें अब तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है। मेगालोडॉन दरअसल एक जायंट प्रीहिस्टोरिक क्रीचर है एंड ये कोई क्रिप्टिड नहीं है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता था कि हमारे पास इसके बोन स्ट्रक्चर्स है। सो हिस्ट्री ये है कि ये क्रीचर लगभग 2.3 या फिर 3.6 मिलियन ईयर्स पहले रहता था एंड इसका साइज ऑलमोस्ट 37 to 67 फीट लंबा था एंड खाने के लिए ये बड़े बड़े सील्स एंड व्हेल्स को खाता था। एंड इसके पास रेपुटेशन है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग सी क्रीचर का, क्रैकन दरअसल ओशन का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मॉन्स्टर है एंड मैं इससे नफरत भी करता हूँ एंड बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ एंड मुझे नहीं पता कि क्यों। ये दरअसल एक यूरोपियन मैथोलॉजिकल क्रीचर है एंड इसके काफी सारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं। कभी कभार ये क्लॉड क्रीचर के रूप में आता है, कभी कभार ऐसे क्रीचर के रूप में जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं, या फिर कभी एक जायंट म्यूटेड स्टारफिश के रूप में। बट इसका जो मोस्ट फेमस वाला रूप है वो दरअसल एक जायंट स्क्विड के रूप में, व्हिच आई लव। Don't know why। दरअसल क्रैकन का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था जब समुद्र में जाने वाले सेलर्स ने वापस आकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई, डरावने किस्से बताए जहां पर उन्होंने पानी के अंदर एक जाइगेंटिक ऑक्टोपस को देखने का दावा किया ताकि वो सबको इम्प्रेस कर सके एंड सबके सामने कूल दिख सके। बट सबको तब तक लगता था कि ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस एक स्टोरी है, अनटिल हमें एक जाइगेंटिक स्क्विड मिल गया। आई मीन जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रो पार्ट में बताया था कि ये स्क्विड कितना बड़ा था, कहते हैं कि ये बस एक बेबी था, तो हो सकता है कि वो सारे सेलर्स सच बोल रहे हो एंड पानी के अंदर उन्होंने ऐसे किसी जायंट स्क्विड को देख लिया हो एंड उसे क्रैकन का नाम दे दिया हो।
बट एनीवे मैं चाहता हूँ कि क्रैकन बिलीव करे बिकॉज उसके बिना लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है मुझे। एंड ये इतना फेमस है कि इसने काफ़ी सारी मूवीज स्टोरीज जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के एक सीक्वल में इसका अपीयरेंस हुआ है विच आई लव। एंड बाकी के सारे आइसबर्ग एंट्रीज में इसका कनेक्शन हो सकता है, सो स्टिक फॉर दैट। बाल्टिक सी एनोमली, ये दरअसल एक स्ट्रेंज लुकिंग सर्कुलर चीज है जो पानी के डेप्थ्स में डूबा हुआ है। एंड ये दरअसल बाल्टिक सी के वहाँ पर लोकेटेड है, नाम से पता चल ही गया होगा। दरअसल इसे 2011 में डिस्कवर किया गया था, जहाँ पर साइंटिस्ट सोनार इमेजरी का यूज कर डूबे हुए शिप्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये चीज दिखाई दी। आई मीन झूठ नहीं बोलूंगा, इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये लिटरली कोई डूबा हुआ यूएफओ है एंड इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब इसके सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये बस एक स्टैंडर्ड ग्रेनाइट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं, और या फिर ये पक्का एक यूएफओ है, बट वो लोग हमें बताना नहीं चाहते इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अंडर वाटर। सो तुमने कार्टून्स में देखा होगा कि कैसे मछलियां पानी के अंदर भी एक पूल के अंदर नहा रही होती है, which is so stupid. बट पता चला कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। पानी के अंदर सच्ची में ऐसी लेक्स होती हैं एंड ये तब क्रिएट होती है जब इनके अंदर का पानी ओशन के पानी से 3 से 8 गुना ज्यादा डेंस होता है। एंड क्योंकि वो इतना ज्यादा डेंस होता है इसकी वजह से ये पानी के बॉटम में एकदम स्टोर हो जाती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके अंदर का जो पानी होता है वो इतना ज्यादा सॉल्टी होता है कि लिटरली मछलियां भी इसके अंदर डूब के मर सकती है। सो या द ब्लूप दरअसल अंडर वाटर रिकॉर्ड किया हुआ एक बहुत ही मिस्टीरियस सा ऑडियो है जो 1997 में रिकॉर्ड किया गया था, वो भी साउथ पैसिफिक की एरिया में। एनीवेज बात करें ऑडियो की तो वो ऐसा साउंड करता है। सो जैसा कि तुमने सुना तो इसे सुनने के बाद काफी सारे लोगों ने ये भी स्पेकुलेट किया कि ये दरअसल एक वेल है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो कंसर्निंग बात ये है कि ये आवाज इतनी ज्यादा लाउड कि इसे दूसरे सेंसर्स ने भी रिकॉर्ड किया है जो हजारों माइल्स दूर थे। सो मतलब अगर ये कोई क्रीचर है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रीचर होगा। बट काफी सारे लोग ये थ्योरी बनाते हैं कि ये बस ग्लेशियर की टूटने का आवाज है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स के टूटने का साउंड भी कुछ ऐसा ही एग्जैक्ट सिमिलर साउंड करता है। बट इसके पीछे का रियल रीजन शायद कभी पता नहीं चलने वाला। जूलिया दरअसल एक और मिस्टीरियस ऑडियो है जो समुद्र के अंदर कैप्चर किया गया था। इसे दरअसल NOAA ने मार्च 1, 1999 में रिकॉर्ड किया था। एंड ये ऑडियो दरअसल अंटार्कटिका के पास रिकॉर्ड किया गया था। एंड ये ऐसे साउंड करता है। वेल ये ब्लूप की तरह ही लग रहा है एंड क्योंकि ये आर्टिक के पास है तो कह सकते हैं कि ये शायद पक्का कोई ग्लेशियर के टूटने का साउंड है। हाउएवर जब ये साउंड रिकॉर्ड की गई थी तो इंटरनेट पे काफी सारे रूमर्स आए थे इस फोटो के साथ। एंड उसमें लिखा हुआ था कि कैसे नासा के सैटेलाइट ने पानी के अंदर एक बहुत ही जाइगेंटिक शैडो को मूव होते हुए रिकॉर्ड किया गया है एंड इस ऑडियो को उसके साथ जोड़ देते थे एंड कह रहे थे कि ये उसी का आवाज है। बट इस चीज का कोई भी प्रूफ मुझे मिला नहीं, सो बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबली फेक है। एंड बात करें जूलिया ऑडियो क्लिप की तो पता नहीं इसका एग्जैक्ट सोर्स कहाँ पर है, लेकिन सबसे टॉप थ्योरी यही है कि एक ग्लेशियर के टूटने का साउंड है। निंगन, आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड करता है बट इट्स निंगन। ओके ये दरअसल एक जापानीज स्क्रिप्टेड है जो थोड़ा बहुत व्हील की तरह दिखता है बट टोटली ह्यूमनॉइड होता है एंड ये वाटर्स के आइसी पार्ट पर रहता है। प्लीज हंसना बंद करो। वेल कहते हैं कि ये पूरी तरीके से व्हाइट होता है एंड ये लगभग 20 से 30 मीटर लंबा होता है। वेल इसकी बात दरअसल एक जापानीज वेबसाइट पे हुई थी जो एक तरीके से जापान का 4chan है, उसे कहते हैं 2chan, जहाँ पर एक स्टोरी बताई गई थी जिसके अंदर शिप के कुछ मेंबर्स ने इस क्रीचर को बर्फ के ऊपर देखा था जो उन्हें फर्स्ट टाइम व्हेल लगा था, बट ध्यान से देखने में पता चला कि ये कोई और ही क्रीचर है। लेकिन बातों बातों में इसकी अपीयरेंस चेंज होते रहते हैं। कभी कभार इसके पास पैर आ जाते हैं एंड एक व्हेल का बॉडी होता है और कभी कभार इसके पास ह्यूमन वाले हाथ आ जाते हैं। तो सेफ टू से कि ये पूरी तरीके से बुलशिट है। बिग फिन स्क्विड, मैग्नाफिना और या फिर बिग फिन स्क्विड एक दरअसल बहुत ही रेयर टाइप का स्क्विड है जिसके बहुत ही लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं जो कि डीप सी में मिलता है। व्हाट द फक। इस क्रीचर के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता बट ये बिलीव करते हैं कि जिसके लॉन्ग लॉन्ग टेंटिकल्स हैं ये उसके सहारे समुद्र के तल पर मौजूद जू प्लैंटन्स को खाता है एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी हम नहीं जानते। वेल ऑनेस्टली ना मुझे ये डायरेक्टली वॉर ऑफ द वर्ल्ड का एलियन लग रहा है, सीरियसली। अनटचेबल फिश, दरअसल एक इंजीनियर था जिसका नाम था ओटिस ब्रैटन, जिसने एक व्हीकल बनाया जिसके अंदर कोई भी बैठकर पानी की गहराइयों में जा सकता था एंड वहाँ के वाइल्ड लाइफ को आराम से एंजॉय कर सकता था। एंड इसे यूज करने वाला एक बंदा था जो था एक नेचुरलिस्ट जिसका नाम था विलियम बीबी।
बात करें अगर व्हीकल की, तो व्हीकल में दरअसल 3 इंच के ग्लासेस लगे हुए थे एंड ये टोटली अनपावर्ड था। इसे दरअसल एक केबल की मदद से पानी के अंदर जितना हो सके उतना डीप डालने का ट्राई किया जाता था। एंड इस डिवाइस के साथ बीबी एंड ब्रिटन ने काफी सारे डाइव्स किए थे, जिसमें से एक डाइव के अंदर उन्होंने लगभग 3028 फीट की गहराई छू ली थी। एंड उस टाइम पर यह सबसे डीपेस्ट पॉइंट था जिसके अंदर कोई इंसान जा चुका है। However, जब बीबी उस कैप्सूल के अंदर था इतनी गहराई के अंदर एंड उसके पास कोई भी कंट्रोल और पावर नहीं था, उसके पास ऊपर सरफेस पे कम्युनिकेट करने के लिए बस एक सिंपल सा टेलीफोन था जो वहां पर अटैच किया हुआ था, दैट्स इट। However, जब बीबी वहां पर था तो वो डिस्क्राइब करता है कि उसने एक बहुत ही वियर्ड सी मछली को देखा जिसे उसने नाम दिया द अनटचेबल फिश। उसने उस मछली का डिस्क्रिप्शन दिया कहते हुए कि वो दरअसल 6 फुट लंबी मछलियां हैं जिसके बहुत ही शार्प टीथ है एंड वो अपने मुंह को लगातार खोल कर ही रखी हुई पूरे टाइम। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर लाइट की एक रो बनी हुई थी और उनकी बॉडी पे से 2 अपेंडेजेस लटक रही थी जिनके टिप्स के ऊपर बायोलुमिनेंस लाइट लगी हुई थी। एंड ब्रेडन भी इस साइड को कंफर्म करता है, ऑल्दो उसने अपने आंखों से फिश को नहीं देखा बट स्टिल बिकॉज वो उस टाइम सब कुछ मेंटेन करने में बिजी था। लेकिन जब से बीबी ने इस चीज को रिपोर्ट किया है तब से किसी ने भी उस क्रीचर को वापस नहीं देखा। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि बीबी बेवकूफ बना रहा है सबको एंड वो झूठ कह रहा है या फिर उसने बस एक मिस्टेक की है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि वो जो क्रीचर था वो भी शायद विलुप्त हो चुका है एंड शायद बीबी वो लौता पर्सन है जिसने उसे देखा है एंड उसके देखने के बाद शायद वो क्रीचर्स विलुप्त हो गए। और अगर ये ट्रू है तो शायद ये एक पहला केस है जिसके अंदर किसी एक ही इंसान ने किसी स्पेशल टाइप के क्रीचर को देखा जिसके बाद वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो गया एंड हम उसे कभी नहीं देख सकते, जो बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ये सच है तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात है बिकॉज ऐसे और भी कई सारे लोग होंगे जिन्होंने एक बहुत ही वियर्ड क्रीचर को देखा होगा बट बाकी दुनिया उससे देखे उससे पहले ही वो सारे क्रीचर्स विलुप्त हो गए। हो सकता है। 60 फुट क्रोकोडाइल अटैकिंग जर्मन यू बोट। सो दरअसल ये एक वॉर का केस है जहां पर जुलाई 13, 1915 में एक जर्मन यू बोट ने एक टॉर्पीडो कार्गो शिप के ऊपर मारा जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ एंड उस शिप के टुकड़े यहाँ वहां बुरी तरीके से फैलने लगे। बट उन सारे टुकड़ों के बीच में उन्होंने देखा कि एक 60 फुट लंबा क्रीचर पानी के अंदर से कूदता है एक वेल की तरह एंड फिर से पानी के अंदर डाइव मारकर वहां से चला जाता है। इसका मतलब जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो वो क्रीचर डिस्टर्ब हो गया एंड वहां से डर के मारे वो भाग गया। एंड ये बस एक लौता वॉर का केस नहीं है जहाँ पर किसी सोल्जर ने एक बड़े से मॉन्स्टर को देखा है। ऐसे कई सारे केसेस है जिसके अंदर से एक है जो हुआ था 13 अप्रैल 1918 में जहाँ पर एक डिफरेंट जर्मन यू बोट के कुछ क्रू मेंबर्स सामने से सरेंडर होने आ जाते हैं ब्रिटिश के पास एंड कहते हैं कि प्लीज हमें सरेंडर कर दो बिकॉज हम तैर नहीं पा रहे, हमारी बोट के ऊपर एक बड़ा सा क्रीचर अटैक कर रहा है एंड वो हमारे शिप के टुकड़े खा रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, ये जितने भी केसेस हैं इनका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अब तक रिलीज नहीं हुआ है। सो आई थिंक ये सारे केसेस फेक भी हो सकते हैं। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। वर्टिकल माइग्रेशन। वर्टिकल माइग्रेशन दरअसल एक फिनोमेनन है जहाँ पर ओशन में रहने वाले क्रीचर्स वक्त के हिसाब से पानी में ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। सो अगर तुम इस फैक्ट पर ध्यान दोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है एंड ये एक फैक्ट है। सो अगर तुम इस फैक्ट को ध्यान में रखते चलोगे तो तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगेंगे। तो सोचो जो साइटिंग्स के बारे में तुमने इस आइसबर्ग में पढ़ा, भले वो माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हो या फिर कुछ भी, वर्टिकल माइग्रेशन की वजह से वो सारे क्रीचर्स अभी पानी के बॉटम में जा चुके हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। एंड अगर तुम इस चीज को और भी ज्यादा ध्यान से सोचोगे तो ये चीज सेंस भी बनाती है एंड ये थॉट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है बिकॉज ये चीज काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है एंड क्वेश्चंस ऐड कर रही है अगर तुम इसे ध्यान से सोचोगे तो। हाय, मेरा नाम है ड्रीम एंड मुझे पसंद है स्ट्रेंज, डार्क एंड मिस्टीरियस केसेस को स्टडी करना एंड यही है मेरा फेस, मेरा थोबड़ा, जो भी तुम बोल सकते हो। तो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अचानक फेस कैम को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही होगी। दरअसल ये मेरे पापा का फ़ोन है जिसके अंदर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ एंड ये मेरा फ़ोन है जहाँ पर मैं अभी के लिए फेस कैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाय, बट काफ़ी सारे लोग मेरे फेस को ऑलरेडी जानते हैं जो मुझे पहले से इंस्टाग्राम पर फॉलो करते आए हैं। उन्होंने मेरा फेस ऑलरेडी देख रखा है बिकॉज मैं पहले भी फेस कैम वीडियोज़ बनाता था बट मैंने बीच में बंद कर दिया था बिकॉज मेरे पास एक ही फ़ोन था एंड मैं या तो फेस कैम कर सकता था या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता था एंड मेरी ऑडियंस को ऑडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने फेस कैम पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था। बट क्योंकि
क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन का एक्सेस है तो मैं फेस कैम ट्राई कर सकता हूँ। एंड फेस कैम ट्राई करने के 2 रीज़न्स हैं एंड तुम में से कई सारे लोगों को मेरा थोड़ा पसंद भी नहीं आया होगा, आई नो। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं फेस कैम क्यों कर रहा हूँ। वेल, इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कोई सस्पेंस वगैरह नहीं बनाया एंड डायरेक्ट फेस कैम कर दिया बिकॉज लेट्स बी रियल, मैं कोई इतना हैंडसम नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, तो मैंने इतना कोई सस्पेंस बनाया नहीं एंड तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया नहीं, ताकि क्योंकि वो चीज़ बाद में मुझे ही भारी पड़ती, इसलिए मैंने डायरेक्ट फेस कैम कर दिया। वेल, ऐसा तो नहीं करना चाहिए बट स्टिल मैंने कर दिया क्योंकि मेरे पास और कोई आइडिया नहीं था, मुझे ट्राई करना था फेस कैम। क्योंकि इसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट ये कि जो अभी मेरा करंट वीडियो एडिटिंग स्टाइल है, जहाँ पर मैं तुम्हें अपना एक लोगो दिखाकर उससे एनिमेट कर तुम सबको एंटरटेन करने का ट्राई करता हूँ, इट सक्स रियली, लेट्स बी रियल, ये बहुत बेकार है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है एंड मैं नोटिस कर रहा था कि ये सही में बहुत ज़्यादा बोरिंग है एंड मुझे भी ये पसंद नहीं था, बट मैं मजबूरी में कर रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहा था सब बाकी सारी चीज़ों में। मैं एडिटिंग पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा जितना पहले करता था, तो इसलिए मैंने ये शॉर्टकट अपनाया था। बट शॉर्टकट ही होता है, तो मैं उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा था, मेरा अपलोड स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को फिक्स करने का एक ही तरीका है, अपने डर पे काबू करना। मैं फेस कैम करने से बहुत ज़्यादा डर रहा था बिकॉज फेस कैम के चलते मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के करियर को बर्बाद होते देखा है, सीरियसली। सो मेरे अंदर भी ये डर था कि कहीं मेरा भी करियर बर्बाद ना हो जाए एंड वो अभी भी है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग का रिस्पॉन्स क्या आ रहा होगा, तुम लोग कमेंट्स के अंदर क्या लिख रहे होंगे। होप करता हूँ अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बता सकते हो प्यार से ताकि मुझे हर्ट ना हो। पर अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं ऐसे नहीं करूँगा। बट फेस कैम करने का दूसरा रीज़न ये है कि मैं काफ़ी सारे और नई चीज़ें ट्राई करना चाहता था, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, हॉरर गेमिंग, रिएक्शन वीडियोस, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करना चाहता था, बट बिना फेस के ये सब पॉसिबल नहीं है। एंड इसीलिए मैं फेस कैम कर रहा हूँ बिकॉज अगर ये फेस कैम चल गया तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी एंड और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से भी, बिकॉज फेस कैम एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है रादर दैन। बट एनीवेज, अगर फेस कैम चल गया तो तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी एंड वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगेंगे बिकॉज जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। सो आई होप कि जो मैंने सोचा था वो हो जाए एंड मेरा करियर बर्बाद ना हो। एंड ये भी जान लो कि 1 महीने तक मैं यही सब कर रहा था। 1 महीने तक मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे सब रिकॉर्ड करूँगा, कहाँ पर, घर के कौन से कोने में बैठूँगा तो अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, कैमरा एंगल वगैरह, वो सब मैं 1 महीने तक यही सब कर रहा था। अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छा ऑडियो, ये सब कुछ कैप्चर होना चाहिए। दिन में कौन सा टाइम पर सबसे ज़्यादा शांति होती है वो सब मैं देख रहा था एंड उसी चक्कर में पूरा 1 महीना लग गया एंड मैं पूरा बिजी रह गया। उस चक्कर में मैं वीडियोज़ भी नहीं डाल पाया। ये वाली वीडियो भी पूरी नहीं है, ये आधी ही है बिकॉज ऑफ दिस। तो होप करता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई हो एंड तुम्हें ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जैकपॉट होगा ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, बिकॉज इन फ्यूचर में लगभग 2-3 घंटे की वीडियोस लाने वाला हूँ। सो वो सब बिना फेसलेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो अगर फेस होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा मुझे भी एंड तुम्हें वो इंगेजिंग भी लगेगा। एंड मैं स्टोरी टेलिंग वगैरह भी ट्राई करना चाहता हूँ जो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा अगर ये रन कर जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। होप करता हूँ कि तुम लोग को ये पसंद आए क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। सो अगर तुम्हें पसंद आया तो मुझे बता देना, अगर नहीं आया तो भी बता देना थोड़े प्यार से। तो लेट्स सी, आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरी वीडियो नहीं है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पूरी वीडियो भी ला के दे सकता हूँ अगर तुम लोग मेरी शक्ल पसंद करोगे तो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो मुझे बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। बट लेट्स सी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या आता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ एंड मेरी बहुत बुरी तरीके से फटी पड़ी है बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करने वाले हो एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि तुम लोग का रिएक्शन क्या आता है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।